तो कानून व्यवस्था के बारे में मैंने मैं तो थोड़े से समय में जो बातें मैं कह सकता, तो आप देखिए कि नशे का प्रचलन किस हद तक पहुंचा। नशा कहीं बॉर्डर के इलाके में होता था किसी जमाने में, आज नशा जाकर के दूर ग्रामीण क्षेत्रों में, उन इलाकों में पहुंच गया जहां आदमी का पहुंचना मुश्किल है। एसटीएफ जो है कॉन्स्टिट्यूट प्रदेश सरकार ने की है। एसटीएफ के जो कर्मचारी, पुलिस के ही कर्मचारी जो सरकार ने बनाई है नशे को रोकने के लिए, वो नशे के उस धंधे में संलिप्त पाए जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो इससे बड़ा और क्या संदेश। गोलियां चल रही हैं, लोगों की जिंदगी जा रही है, नौजवान चिट्टा का सेवन करने के बाद चौक चौराहे पर मर रहे हैं, लोगों को, बच्चों को किडनैप किया जा रहा है, आत्महत्याएं बढ़ रही हैं। तो इस तरह की घटनाएं बढ़ने के बाद जो है कानून व्यवस्था इस देवभूमि में, हिमाचल प्रदेश में, हम सब के लिए चिंता का विषय बन गया। एक्साइज ड्यूटी कम की है सर, 10 रुपए पेट्रोल। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस फैसले का अभिनंदन करता हूं, जो मिडिल ईस्ट में जो वॉर के कारण, युद्ध के कारण एक सिचुएशन बनी है और जिसमें तेल की आपूर्ति में भी कई तरह की कठिनाई आ रही है। कठिनाई के साथ तेल के दाम बढ़ने में भी बहुत सारा ऐसा लग रहा है कि बढ़ सकती हैं कीमतें। एक तो उपलब्धता तेल की सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए गए हैं, लेकिन उसके साथ साथ में जो तेल की कीमत में जो कमी की है, डीजल पर तो 10 से 0 कर दिया गया है, 10 रुपये से प्रति लीटर के हिसाब से जो उसको 0 कर दिया गया है। और जो 13 रुपये शायद इस पे लगता था, पेट्रोल पे लगता था। हाँ जी, 10 रुपये पेट्रोल पर 0 किया है। 10 रुपये जो पेट्रोल पर लगता था वो 0 हुआ है। 13 से 10 10 से 0 हुआ, एग्जैक्टली वही मैं बोल रहा था, जो मैं शुरू में बोल रहा था वही। मेरा पक्ष ठीक था भाई, मैं सही बोल रहा था। तो बिल्कुल वही बात मैं कह रहा हूँ, 10 से 0 डीजल पर किया है और 13 से 3 जो है वो पेट्रोल पर किया है। इस बात को इस तरह से लिया जाओ। मैं प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ और उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि प्रदेश सरकार जो एक्ट लाई है यहाँ विधानसभा के अंदर, जो विडो सेस और ऑर्फन सेस लगाने की जो बात करिए, उस पर जो पुनः विचार करे, उस पर विचार करने के बाद अभी जल्दबाजी ना करे। और हिमाचल प्रदेश के अगर यहाँ पर डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ती है तो उसका इम्पैक्ट पूरे प्रदेश के लोगों के ऊपर आता है, गरीब लोगों के ऊपर भी आता है, कोई अछूता नहीं रह जाता है। ये मैं कहना चाहता हूँ और प्रधानमंत्री जी के इस फैसले का अभिनंदन करते हुए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। कहा कि आप विजिलेंस की जांच के बजाय सिटिंग हाई कोर्ट के जज से इसकी जांच कराएं। और जो ऑडिट की बात कह रहे हैं, ये ऑडिट स्पेसिफिक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल का क्यों? ये ऑडिट अगर होना चाहिए तो ये होना चाहिए कांग्रेस के अभी तक जो 3.5 साल का कार्यकाल, जब हिमकेयर में हमारे कंपैरिजन में ज्यादा खर्च किया है। ये बात अलग है कि पेंडेंसी है उसमें, तो अभी उसकी भी जांच की जाए, तो ये भी हम उनसे कहना चाहते हैं। और दूसरी बात, जब अभी तक 1100 करोड़ रुपए की पेमेंट ही नहीं हुई है, तो 1100 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हुआ? ना हमारी सरकार में और कांग्रेस की सरकार के दोनों को मिला करके भी इतना अमाउंट अभी तक पेमेंट का जारी नहीं हुआ है। तो इसलिए मुख्यमंत्री जी से मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरह समर हिल के चौक पर भाषण नहीं दे रहे हैं, आप इस विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं, माननीय सदन के अंदर बोल रहे हैं। जिम्मेवारी के साथ बात कहिए और इस प्रकार से निर्लज होकर के, बेशर्म होकर के झूठ बोलना बंद करिए। आज जब हमने इस सारी बात को लेकर के पूरे प्रश्नकाल के अंतर्गत जो है अपनी वहां पर अपने प्रश्न छोड़ करके इसी विषय पर अपनी बात करनी चाहिए थी। प्रश्नकाल के दौरान हमें अनुमति नहीं मिल पाई, लेकिन बाद में जब अनुमति दी, मैंने सारे फैक्ट्स विधानसभा के अंदर वहां पर भी रखे हैं, जो मैंने आपके सामने यहाँ पर भी रखे हैं। और मैं मुख्यमंत्री जी से यही कहूँगा कि जांच से कोई डरता नहीं है, किसी बात की परवाह नहीं, क्योंकि हमने इसको बहुत पवित्र भावना के साथ हिमाचल प्रदेश
के गरीब लोगों की जिंदगी बचाने के लिए इस योजना को शुरू किया था। हमारा मकसद वो काफी हद तक उसमें सफल हुआ है और आप उन गरीब लोगों की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं जो अपना इलाज अपनी गरीबी के कारण करने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। थैंक यू। मुख्यमंत्री में ये बात सामने आई है कि बिल ऐसे बनाए गए जिसमें मर्दों की बच्चे लाने के भी ऑपरेशन किए गए। और देखिए, ऐसा कोई है तो उनके खिलाफ स्पेसिफिक इस प्रकार का होगा तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। हम कहाँ बोल रहे हैं, हम तो पहले दिन से बोल रहे हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई करनी है आप करिए, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई करिए। योजना को बंद मत करिए, योजना को स्टार मत करिए, क्योंकि गरीब लोगों को बहुत बड़ा सहारा है ये, जिससे उनको जिंदगी बचाने का रास्ता निकल आया है और हिम केयर के माध्यम से। और मुख्यमंत्री इस योजना को सिर्फ राजनीतिक भावना के साथ जो है इसको बंद करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। सीएम ने सर इसमें 120 करोड़ कहा, आरकेएस भी जोड़ दिया कि इंटरनल ऑडिट में चौंकाने वाले तथ्य आए। पहले 100 करोड़ कहा, फिर 120 करोड़। इसलिए मुख्यमंत्री जी की बात पर भरोसा करना ही कठिन है। ना प्रदेश करता है भरोसा, ना उनके साथी करते हैं, ना हम करते हैं, क्योंकि वो आज कुछ बोलेंगे, सुबह कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे, शाम को कुछ बोलेंगे, सुबह को कुछ और बोलेंगे। तो इसलिए उनकी बातों पर भरोसे की बात तो है ही नहीं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जांच करिए तो पूरे अपने कार्यकाल की भी जांच करिए, ताकि जो है इसको ठीक करने की दृष्टि से अगर आपको लगता है कि कुछ कदम उठाने की आवश्यकता है आप करिए, लेकिन योजना को बंद करने का बहाना ढूंढ रहे हैं। और इसलिए ये मनगढ़ंत आरोप, कभी 100 करोड़, कभी 120 करोड़, कभी 1100 करोड़ रुपए की बातें कह रहे हैं। ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक स्थिति है कि प्रदेश का मुख्यमंत्री हर रोज अपने बयान बदलते हैं, हर रोज अपनी बात को गलत तरीके से प्रस्तुत करते हैं। ये बहुत जिम्मेवारी के साथ जो है मुख्यमंत्री का व्यवहार नहीं दिखता है। सदन के भीतर किस तरह से देखते हैं इस तरह के झूठे आंकड़े, एक तरह से हम कह सकते हैं कि अवमानना है, ये सदन की अवमानना है। आपको तो मामला भी दिया था, हाँ जी, विशेष अधिकार हनन का भी आपने, हमने इसी बात को लेकर के कि सदन की मर्यादा को तार तार कर दिया है। जब मुख्यमंत्री सदन के अंदर बोलते हैं, वो सदन का कोई सदस्य कोई बोले तो उसमें कोई त्रुटि रह जाए तो उसको ठीक करने के लिए बोलते हैं, नहीं भाई आंकड़े ये नहीं है, ये आंकड़े हैं। अब यहाँ उल्टा ये हो रहा है कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री जो दे रहे हैं आंकड़े, वो हम करेक्ट करने के लिए खड़े होकर के विवश हो रहे हैं कि आंकड़े ये नहीं, ये है। इसलिए सदन को गुमराह करना, ये मर्यादा सदन की जो है, गरिमा सदन की तार तार हुई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लगभग 4 लाख लोगों का इलाज हिम केयर के माध्यम से हुआ और 441 करोड़ रुपए खर्च उस पे हुआ। लगभग 11,000 एक मरीज के इलाज पर खर्च हुआ है, एवरेज के हिसाब से मैं कहूँ। और जो वर्तमान सरकार, जिनका 3.5 साल का कार्यकाल वो भी पूरा होने को है, सुखू जी की सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार में 7 लाख से ज्यादा, 7,07,000 लोगों का जो है इसमें लाभार्थी यानी कि उनका इलाज हुआ और उसमें खर्च होने की बात कही, 972 करोड़ रुपए खर्च होने की बात उसमें कही गई है उसमें। और प्रति व्यक्ति जो है खर्चा जो है, जितना हमारे समय में हुआ उससे भी ज्यादा खर्चा हुआ। लगभग 14,000 के करीब जो है एक व्यक्ति पर, एक पेशेंट पर खर्च हुआ। और जब भुगतान की बात आई, वर्तमान सरकार में जो भुगतान हुआ है 450 करोड़ रुपए के लगभग भुगतान हुआ है और लगभग इतनी ही राशि 450 करोड़ के लगभग जो है अभी तक जो है पेंडेंसी खड़ी है, जो हिम केयर की पेंडेंसी खड़ी है, जो अभी तक पेमेंट उसकी होनी बाकी है। अब आप अंदाजा लगाइए, हमारी सरकार के अंतर्गत तो है, उनने जवाब जो दिया हुआ 441 करोड़ रुपए खर्च हुआ और उसमें भी कह रहे हैं कि लगभग थोड़ा पैसा अभी तक जो है पेंडेंसी के रूप में रहा, लेकिन 441 करोड़ रुपए खर्च हुआ। तो 1100 करोड़ रुपए का घोटाला कैसे हुआ? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो अखबारों में छपा, मीडिया में पब्लिश हुआ, मीडिया में, सोशल मीडिया में चला, वो ये चला कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हिम केयर के अंतर्गत हुआ। मैं समझता हूं कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, मीडिया में इस प्रकार से ये तथ्य इस प्रकार से नहीं जाने चाहिए थे। मुख्यमंत्री भले बोले
लेकिन उसके बावजूद ये आरोप के रूप में आप बात कहते तो भी बात आती, लेकिन आपके मीडिया के माध्यम से भी ये खबर जो है इस प्रकार से थोड़ी गलत उठी है, जिसके कारण मुझे ऐतराज है व्यक्तिगत रूप से और हमारे साथियों को भी ऐतराज है। अब आप अंदाजा लगाइए, हिमकेयर की जो मीटिंग हुई इस सारे इसको लेकर, जो फाइनेंस सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, जिसमें ये उन्होंने एसेस किया कि लगभग 200 करोड़ जो है लगभग प्रति वर्ष खर्चा हिमकेयर पर हो रहा है, और 200 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, तो उसी कारण से जो है हमारा खर्चा जो है लगभग जो है वो 450 करोड़ यानी कि 441 करोड़ रुपए खर्च हुआ जब हमने स्कीम को शुरू करने, क्योंकि बीच में कोविड का दौर रहा। कोविड में हॉस्पिटल बहुत ज्यादा लंबे समय तक बंद भी रहे, जिसके कारण जो हॉस्पिटल में जो है पेशेंट की स्ट्रेंथ जो है वो कम हुई, उसके कारण थोड़ा कम भी आया होगा। लेकिन कुल मिलाकर के 200 का एवरेज लगाया था एक फाइनेंशियल ईयर में, लेकिन 3 साल में सुक्खू जी की सरकार ने खर्च किया जो इस पर जो है वो 972 करोड़ रुपए, जो होना चाहिए था 600 करोड़ के लगभग, 600 करोड़ के लगभग होना चाहिए था 972 करोड़ रुपए। यानी कि जो एवरेज फाइनेंस डिपार्टमेंट ने, जो हेल्थ डिपार्टमेंट ने मिलकर के एक फिगर निकाली थी कि इतना अगर खर्च होता है तो 972 करोड़ रुपए खर्च हुआ 3 साल में, यानी कि हमारे कंपैरिजन में बहुत ज्यादा। क्या मुख्यमंत्री जी इसकी भी जांच करेंगे जो उनके कार्यकाल में पैसा खर्च हुआ? ये भी एक प्रश्न खड़ा होता है और इसकी भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि ये पैसा ज्यादा क्यों खर्च हुआ। कारण मुझे जो लगता है कि जो मैंने 2 व्यक्तियों का जिक्र किया, 2 लोग वहां पर हैं जो बहुत सारी चीजों को लेकर के मैनेज करते हैं, हायर साइड में हायर रेट पर मेडिसिन परचेज करके जो है वो सप्लाई करते हैं, उसके कारण ये खर्चा बड़ा है। और ये आरोप मेरा वर्तमान सरकार के ऊपर है, इसकी भी जांच करें। और दूसरे मैं बहुत चीजों को लेकर के नहीं कहना चाह रहा हूँ, आज सिर्फ एक ही बात कहना चाह रहा हूँ। आज आपने खड़े किए घोटाले का जो आरोप लगाया था 1100 करोड़ रुपए का, आपने तथ्य दिए अंदर, अब सरकार कह रही है 100 करोड़ का घोटाला है, किस तरह से देख रहे हैं इसको? मुझे लगता है कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आज अपनी गलती को सुधारने का प्रयत्न किया है, मेरा इस बात के लिए मीडिया के सब साथियों से भी विनम्र आग्रह है। हमारा मीडिया के प्रति बहुत बड़ा सम्मान है, लेकिन जो फैक्ट्स आपको ऐसे लगते हैं कि वेरीफाई करने लायक हैं, तो उनको छापने से पहले वेरीफाई करना चाहिए। मेरा विनम्र निवेदन है आप लोगों के सामने। मैं आज बात कह रहा हूं, मुझे पीड़ा के साथ कह रहा हूं और जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। हिमकेयर योजना जब हमने 2019 में शुरू की थी, बिल्कुल आयुष्मान के पैटर्न पर हमने इस योजना को शुरू किया था। यानी कि आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो कवर होते थे परिवार, उनको आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर करने का प्लान था। लेकिन बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश में ऐसे थे जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत कवर नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए हिमकेयर योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया गया था। और हमको भी इतना उम्मीद नहीं थी कि ये योजना इतनी पॉपुलर होगी, और पॉपुलर होने के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश के गरीब लोगों की जिंदगी बचाने में इतनी कारगर होगी, इतनी सार्थक होगी। बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन का दौर शुरू होने के बाद बहुत बड़ी संख्या में जो लोग, गरीब लोग जो अपना इलाज नहीं कर पाते थे, जमीन गिरवी रख करके इलाज करते थे, लोगों से, रिश्तेदारों से उधार लेकर के अपनी जिंदगी को, उस दर्द को कम करने के लिए, इलाज करने के लिए हॉस्पिटल जाते थे विवश होकर के, उनको हिमकेयर के अंतर्गत लाने के बाद बहुत बड़ी मदद मिली। और मैं इस बात को आपके सामने अंदर भी, मैंने आज माननीय सदन के अंदर भी कहा कि जब इस योजना को हमने आगे बढ़ते देखा, चीफ मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग में भी मुझे पूरे देश के मुख्यमंत्री के सामने हिमकेयर पर अपना व्यू पॉइंट रखने का मौका मिला, जहां मैंने अपनी बात कही, जिसमें बहुत सारे राज्यों ने
हिमकेयर के आधार पर, इस पैटर्न पर अपने अपने राज्यों में योजना चलाई स्वास्थ्य के डिपार्टमेंट में। अब जो प्रश्न असली है, हिमाचल प्रदेश में एक तो आर्थिक संकट है, इस बात से मैं सहमत हूं, लेकिन पूर्व सरकार के अच्छे काम को बदनाम करने के लिए एक बहुत बड़ा एक साजिश और षड्यंत्र का काम चल रहा है कि योजना को बंद करने से पहले उस योजना को ही बदनाम करो, योजना को चलाने वालों को बदनाम करो, आरोप लगाओ, कुछ भी लगाओ, मन गढ़ंत आरोप लगाओ, और ताकि लोगों के जहन में, लोगों के दिमाग में छवि खराब हो जाए उस योजना की, उस सरकार की, उस नेतृत्व की जिन्होंने इस योजना को शुरू किया था। हिमकेयर के साथ वही हुआ, और हिमकेयर ही नहीं, हिमाचल प्रदेश में दर्जनों योजनाएं हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान चली थी, हजारों नहीं लाखों लोगों को उनका लाभ मिला। एक एक करके उन योजनाओं को बंद किया, और सबसे बड़ी योजना हिमकेयर, जिस पर उनको लग रहा था कि बंद किया जाए ना किया जाए, बार बार मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर बार बार कहा है कि हिमकेयर को बंद नहीं करेंगे क्योंकि इसका इम्पैक्ट बहुत मैसिव होगा। लेकिन अचानक अब 3 दिन पहले कहा कि हम हिमाचल प्रदेश में हिमकेयर को बंद करेंगे और हिमाचल प्रदेश में हेल्थ इंश्योरेंस की कोई नई योजना शुरू करेंगे। और हिमकेयर को बंद करने का कारण ये बताया कि इसमें 1100, पहले कहा 100 करोड़ का घोटाला, फिर उसके बाद अगली बार खड़े होकर के कहा कि 1100 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। अब आंकड़े आपके सामने आज मैंने सदन के अंदर भी प्रस्तुत किए हैं। नमस्कार, मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते, बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं, और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.